सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन जो होने वाला है उसमें जो हिंदी सेक्शन है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। तो इसमें आज हमारा 5वां मॉक टेस्ट है। तो आइए समय ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पे आते हैं। जो नए बच्चे होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट करके वीडियोज़ भी डाल दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बोलता है निम्न में से विशिष्ट वर्ण कौन सा है। तो यहाँ विशिष्ट वर्ण की बात करें तो बच्चों कौन सा है, ए, बी, सी या डी। तो यदि विशिष्ट वर्ण की बात करें तो विशिष्ट वर्ण आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। इसको 22 अगस्त 2024 में इसे विशिष्ट वर्ण को ऐड किया गया है ना, हिंदी भाषा में इसको ऐड किया गया है। पर एक बात याद रखना, इसे वर्णों में ऐड नहीं किया गया है ना। वर्णों की संख्या पूछे तो 52 ही होगी, है ना, पर हिंदी में इसका उपयोग होता रहेगा, ठीक है। बाकी इसको 22 अगस्त 2024 में ऐड किया है। जैसे आपके नवीन विकसित या नवनिर्मित ध्वनियाँ हैं, है ना, जैसे क, ख, ग, ज और फ, है ना। ये क्या है, आपकी नवनिर्मित या नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ना। जैसे इनको भी हिंदी में उपयोग में लाया जाता है ना, पर वर्णों में ऐड नहीं किया गया है ना। वर्णों में ऐड नहीं किया गया, वर्णों में सिंपल क ऐड किया गया है। ये क्या है, ये नुक्ता जिनके साथ लगा है, ये आपके उर्दू फारसी की शब्दावली से लिए गए हैं ना। हिंदी में उपयोग तो होता है पर इनको वर्णों में ऐड नहीं किया गया। तो इसी विशिष्ट वर्ण को भी हिंदी भाषा में तो उपयोग होगा, है ना। हिंदी भाषा में इसका उपयोग करेंगे, पर बच्चों इसको वर्णों में ऐड नहीं करेंगे, है ना। जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ बस एक गलती हो गई है कि इसमें, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबरों ने भी वहाँ ये 53 ही इसकी संख्या बताई थी। तो जब तक किताब का देखिए नया एडिशन नहीं आ जाता है ना, नया एडिशन जब तक किताब का नहीं आ जाता तब तक हमें भी कहीं से सोर्स उठाने पड़ते हैं। तो बस एक वो गलती हुई है, बाकी वहाँ कोई भी किसी भी टॉपिक में गलती नहीं है। तो बस इनको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा और बाकी आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैंने डीपली आपको चीज़ें करवाई हुई हैं ना। तो विशिष्ट वर्ण आपका ल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन वाला शब्द कौन सा है बच्चों, सज्जन, दिल्ली, कट्टा या फिर उपरोक्त सभी। तो यदि हम द्वित्व की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। अब ये द्वित्व क्या होता है भाई, द्वित्व होता है जब किसी शब्द में दो वर्ण आ जाए, दो समान वर्ण आ जाएगा, उसमें एक आधा हो और एक संपूर्ण हो, दो समान वर्ण, समझते हैं ना। जैसे ये है जो, तो क्या है, एक आधा है और एक पूरा है, दोनों एक ही है ना। तो क्या है, ये द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। और वैसे ही आधा ल और बड़ा ल, तो ये क्या है, ये भी द्वित्व व्यंजन है। ये आधा ट और बड़ा ट, तो क्या है, ये भी आपका द्वित्व व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। इसमें द्वित्व व्यंजन होता है कि एक संपूर्ण वर्ण होता है और एक आधा वर्ण होता है, दोनों क्या है, समान ही होंगे, है ना, एक ही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक एक शब्द शुद्ध है, उसका चयन करें, है ना। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है। तो आपको शुद्ध का चयन करना है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ अनाथा, अनाथिनी, अनाथिनी या अनाथिनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका यदि हम इसको देखें तो अनाथा होता है ना। शुद्ध शब्द अनाथिनी नहीं होता है, अनाथा होता है शुद्ध, ठीक है। ये पूछे गए प्रश्न है और HPPSC का ये माफ़ कीजिएगा, हमीरपुर चयन बोर्ड HPRCA का तो फेवरेट टॉपिक है। आपने क्लर्क वगैरह के एग्जाम में देखा होगा तो 4-4, 5-5 शुद्ध अशुद्ध शब्द दिए गए होते हैं ना, ये वहाँ से ही चीज़ें उठाई गई हैं, ठीक है। अगला करते हैं, इसमें कौन सा शुद्ध होगा, ए, बी, सी या डी। तो यदि हम इसकी बात करें तो कोमलांगी आपका शुद्ध वर्ण होगा, ठीक है, शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। अगला करते हैं। अगला इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा, है ना, भुजंगिनी, भुजंगिनी, भुजंगी या भुजंगी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा भुजंगी, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। प्रेयसी, प्रेयसी कैसे शुद्ध लिखेंगे। तो यदि हम प्रेयसी की बात करें बच्चों तो प्रेयसी ऐसे शुद्ध लिखेंगे ना, ऑप्शन ए आपका शुद्ध है। अगला करते हैं। यहाँ सुलोचनी, सुलोचना, सुलोचना या उपरोक्त सभी। तो यदि हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, सुलोचना बोलते हैं ना। शुद्ध सुलोचना आपका शुद्ध वर्ण होगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रेलवे स्टेशन में बहुत से ठग घूमते रहते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। यदि हम ठग की बात करें तो बच्चों कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो ठग की बात करें तो ये जातिवाचक, क्योंकि ठग पूरी जाति को दिखा रहा है ना। ठग विभिन्न प्रकार के होते
तो जहाँ भी प्रकार बनते हैं आपके वो आपकी जातिवाचक है। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ को दिखा रहा होगा, है ना, ठीक है, किसी एक ही चीज़ को दिखा रहा होगा। समूह की बात करें तो देखो एक ही जाति की कुछ कलेक्टिव चीज़ें, ठीक है। और भाव की बात करें तो देखो भाव जो जिनको ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये भाववाचक संज्ञा आपकी देखिए जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनी होती है, सर्वनाम से, क्रिया से, है ना, और भी ये अव्यय से बनी होती है ना भाववाचक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा देखने में मिलती है ना, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है यहाँ नहीं पूछा है ना, निजत्व, दूरी, चतुराई या कठोर। तो इसमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यदि भाववाचक संज्ञा की बात करें तो बच्चों आपका कठोर भाववाचक संज्ञा नहीं है। कठोर क्या है, ये आपका विशेषण है ना, कठोर से मिलकर बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी कठोरता, है ना, कठोरता, है ना, ठीक है, कठोरता। यदि चतुराई की बात करें तो ये चतुर से मिलकर बना है। चतुर क्या है, विशेषण, और चतुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा, है ना, ठीक है। अगला दूरी, देखो दूर, दूर क्या है, अव्यय, है ना, अव्यय से मिलकर बनने वाली क्या है भाववाचक संज्ञा, दूरी है। निजत्व तो निज, है ना, निज से मिलकर, निज क्या है आपका सर्वनाम है, ठीक है, निज क्या है सर्वनाम, निज से मिलकर, है ना, निज से मिलकर बनने वाला जो बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो हो गया आपकी निजत्व। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इनको अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। और जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी तक वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पढ़ा दिए हैं अच्छे से, उनको अच्छे से देखकर ही फिर मोक लगाइएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी की बात करें तो बच्चों कितने सर्वनाम हैं, 5, 6, 4 या 11। तो देखिए हिंदी में यदि सर्वनामों की कुल संख्या पूछे तो सर्वनामों की कुल संख्या क्या है, 11 है ना, जिन्हें मौलिक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, मौलिक सर्वनाम कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये हैं आपके, ये कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, लास्ट है आपका क्या। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये क्या है आपकी, ये मौलिक सर्वनाम है। मौलिक से मिलकर जो फिर बनेंगे, है ना, मौलिक से मिलकर जो बनेंगे, ठीक है, वो हो गए आपके संयुक्त, है ना, संयुक्त सर्वनाम, या फिर उसको यौगिक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ एक बात याद रखना है ना, यहाँ प्रकार नहीं पूछा है कि हिंदी में सर्वनामों के कितने प्रकार हैं, यहाँ पूछा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो सर्वनामों की संख्या पूछे तो आपके 11 हैं, ठीक है, 11 जो आपको अभी बताए हैं, ठीक है, वो क्या है, वो मौलिक सर्वनाम है। यदि सर्वनामों की संख्या पूछी है प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के कितने प्रकार हैं, तो फिर आपके क्या हो जाएंगे, तो फिर आपके 6 हो जाएंगे, है ना, सर्वनामों की संख्या फिर 6 हो जाएगी, मतलब प्रकार 6 हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा मौलिक सर्वनाम नहीं है ना, मौलिक सर्वनाम नहीं है तो कौन सा नहीं है, मैं, तुम, आप या सो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको अभी भी बताया है ना कि तुम नहीं होगा, है ना, तुम क्या है, ये तू से मिलकर, है ना, तू से मिलकर फिर तुम बना है, तो ये क्या है, ये आपका यौगिक सर्वनाम है, ना कि मौलिक है। तो यहाँ मौलिक पूछा है, मौलिक से मिलकर फिर तुम बना है ना, तू से मिलकर फिर तुम बना है, तो ये क्या है, यौगिक सर्वनाम है, ना कि मौलिक है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है। तो यदि विशेषण की बात करें जो आपका फलदार है तो कौन सा विशेषण है, वो आपका हो जाएगा बच्चों गुणवाचक। क्यों, क्योंकि देखिए ये विशेषण क्या है, फलदार, किसकी विशेषता बता रहा है, वो वृक्ष की बता रहा है ना। तो वृक्ष क्या है आपका, वृक्ष आपका विशेष्य है ना, वृक्ष आपका विशेष्य है और विशेषण क्या है आपका, फलदार है। तो यहाँ वृक्ष की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो वृक्ष का गुण है कि वो क्या है, वो फलदार है ना, वृक्ष का गुण है कि वो फलदार है। यदि संख्या की बात करें, देखो यहाँ संख्या जरूरी चाहिए थी, है ना, वहाँ संख्या तो है नहीं। परिमाण की बात करें तो देखो जिनको माप तोल सकते हैं ना, जिनको गिन नहीं सकते, जिनको माप तोल सकते हैं, वो आपका परिमाण में आ जाएगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम के लिए, जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करे, वो क्या होगा आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सर्वनाम तो देखिए है नहीं जो विशेषण का काम कर रहा है, तो
यहाँ भी ध्यान देना है अच्छे से, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तुलना के आधार पर वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यदि बच्चों तुलना के आधार पर देखें तो हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या गुणवाचक। तो ये किस में चला जाएगा, ये आपका उत्तमावस्था में चला जाएगा। यदि विशेषणों के भेद वर्गीकरण की बात करें तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है ना, एक स्थान के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, एक तुलना के आधार पर। यदि तुलना के आधार पर बात करें तो विशेषण के 3 प्रकार हैं ना, कौन कौन से, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, यदि मूलावस्था की बात करें तो इसमें कोई भी तुलना नहीं होती है, किसी व्यक्ति के गुण या दोष को बताया गया होता है ना। यदि हम उत्तरावस्था की बात करें तो बच्चों इसमें 2 लोगों या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की गई होती है ना। और यदि उत्तमावस्था की बात करें तो 2 से ज़्यादा या फिर सब में से तुलना की जाती है। तो यहाँ क्या है, हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो देखो और भी खिलाड़ी होंगे तो क्या है, सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो क्या हो जाएगा, वो उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रोहन चंचल बालक है, स्थान के आधार पर वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ क्या है, रोहन चंचल बालक है, स्थान के आधार पर वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, ये विधेय होगा, है ना, ये विधेय होगा, है ना, ये विधेय हो गया है, विधेय होगा यहाँ, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण या मूलावस्था। तो यदि हम पहले तो देखो इसको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सा विशेषण है। यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि विशेषण कभी भी आपने ढूंढना हो तो यहाँ 2 चीज़ें हैं ना, विशेषण का क्वेश्चन आया हो तो फर्स्ट क्या ढूंढना है आपने, विशेष्य, पहले विशेषण ढूंढो, है ना, पहले विशेषण और एक फिर उसके बाद विशेष्य ढूंढो, है ना। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेष्य हैं। माने जो संज्ञा और सर्वनाम वाला शब्द है वो क्या है, वो आपका विशेष्य है ना, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेषण है। तो यहाँ बोलता है रोहन चंचल बालक है, तो यहाँ विशेषण क्या है, विशेषण क्या है कि चंचल, है ना, चंचल, चंचल क्या है, विशेषण, क्या है बच्चों, विशेषण, है ना। तो विशेषण किसकी विशेषता को बता रहा है, ये बालक की विशेषता को बता रहा है। बालक क्या है, ये विशेष्य है ना, कि चंचल नाम है ना, ये संज्ञा है, पर किसकी, ये बालक की विशेषता को बता रहा है ना, कि रोहन चंचल बालक है ना, रोहन चंचल बालक है। तो ठीक है, पहले क्या आ रहा है आपका, विशेषण आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद विशेष्य आ रहा है। तो जहाँ भी जिस भी वाक्य में पहले विशेषण हो, यदि स्थान के आधार पर पूछा हो तो फिर ये होगा, है ना, कि पहले विशेषण हो उसके बाद विशेष्य हो, तो क्या हो जाएगा, वो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। समझ के कि वाक्य में पहले क्या हो, विशेषण हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, विशेष्य हो, तो क्या हो जाएगा, वो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। और विधेय विशेषण क्या होगा, पहले विशेष्य दिया गया होगा, है ना, वाक्य में पहले बच्चों विशेष्य दिया गया होगा, उसके तुरंत बाद ही, है ना, उसके तुरंत बाद ही क्या होगा, विशेषण दिया गया होगा, तो क्या हो जाएगा, वो विधेय विशेषण हो जाएगा। पर यदि यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, चंचल विशेषण है और ये बालक विशेष्य है ना, चंचल बालक की विशेषता है, तो क्या है, वो उद्देश्य विशेषण है। ठीक है, स्थान के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं ना, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, बोलता है विपदा मुझे घबराती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो विपदा मुझे घबराती है वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आप क्रिया पढ़ेंगे तो पहले कर्ता ढूंढो, फिर क्रिया ढूंढो, है ना, कर्ता या क्रिया दोनों को ढूंढकर फिर इनसे बीच से प्रश्न करो। प्रश्न कौन से करने हैं, प्रश्न आपके सिर्फ 2 ही हैं, जो 2 आपको प्रश्न करने हैं बच्चों, वो 2 प्रश्न कौन से करने हैं, वो हैं आपके क्या और किसे, है ना, क्या और किसे। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताओ कि घबराना क्या है। घबराना आपकी क्रिया है, तो घबराता कौन है ना, घबराती मतलब घबराता, घबराना क्रिया है, तो घबराता कौन है, मुझे, मतलब मैं घबराता हूँ, है ना। तो आपको अब यहाँ क्वेश्चन करना है कि मुझे क्या घबराती है। तो मुझे क्या घबराती है बच्चों, मुझे क्या घबराती है, तो विपदा घबराती है। तो क्या घबराती है, विपदा घबराती है। यहाँ आंसर मिल गया, है ना। जब भी आपको आंसर मिल जाए, है ना, क्या और किसे का आंसर मिल जाए, तो वो क्या होगा, वो आपका हमेशा सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ आई होप आप जिन बच्चों ने क्रिया वाली वीडियो देखी होगी वो तो ईजिली बना लेंगे क्वेश्चन। अगर जिन्होंने नहीं देखी होगी उनके लिए थोड़ा सा सर के ऊपर से जाएगा। यहाँ एक बार फिर से सुन लो, है ना, कि यहाँ क्या होगा, पहले क्रिया और कर्ता ढूंढ लेने हैं दोनों, है ना। क्रिया और कर्ता ढूंढ के फिर बीच से प्रश्न करना है, और बीच से 2 प्रश्न करने हैं। कौन से प्रश्न करने हैं, किसे और क्या और किसे, है ना, क्या और किसे क्वेश्चन करने हैं आपको, कर्ता और क्रिया के। देखो घबराना क्या है कि विपदा मुझे घबराती है,
तो विपदा किसे घबराती है? तो मुझे घबराती है ना। तो कर्ता क्या हो गया? कर्ता मुझे हो गया, और घबराना क्या हो गया? घबराती क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो मुझे क्या घबराती है भाई? मुझे क्या घबराती है? तो विपदा घबराती है। तो जब भी आपको है ना, जब भी ये क्या और किसे का आंसर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। विपदा क्या है यहाँ? सकर्मक क्रिया है ना। क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ, वाक्य में कौन सी क्रिया? यहाँ भी पहले क्रिया ढूंढ लो है ना, क्रिया और कर्ता ढूंढ लो। अब फिर इनके बीच से प्रश्न करना है ना, क्या और किसे प्रश्न है ना, क्या और किसे प्रश्न। अगर इन दोनों का जवाब मिल रहा है तो वो सकर्मक या द्विकर्मक कुछ भी हो सकता है फिर है ना। जहाँ पहले यहाँ देख लो है ना कि मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ, तो क्रिया क्या है? पढ़ाना क्रिया है। कर्ता क्या है? कौन पढ़ा रहा है? तो मैं है ना। मैं क्या पढ़ाता हूँ है ना, मैं क्या पढ़ाता हूँ? तो हिंदी पढ़ाता हूँ। देखो एक तो मिल गया है ना, एक प्रश्न तो मिल गया। मैं क्या पढ़ाता हूँ? तो हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं किसे पढ़ाता हूँ? मैं किसे पढ़ाता हूँ? तो किसे पढ़ाता हूँ? बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये दूसरा आंसर मिल गया है ना। क्या हो गया? ये दूसरा आंसर मिल गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? ये द्विकर्मक हो जाएगा है ना। सकर्मक अगर ये नहीं होता तो फिर सकर्मक, पर सकर्मक में सिर्फ एक ही कर्म होगा, पर यहाँ द्विकर्मक बोला है तो यहाँ दो कर्म। और क्या? और पहला देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या से मिल जाएगा, और दूसरा आंसर आपका, पहला आंसर आपका क्या से मिलेगा और दूसरा किसे से मिलेगा है ना। तो यहाँ क्या है? दो आपके कर्म मिल गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है रात भर जागना अच्छा नहीं होता, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? तो रात भर जागना अच्छा नहीं होता, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है बच्चों? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या निपात। तो यहाँ भर शब्द है ना, रेखांकित शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ये संबंध बोधक। क्यों? क्योंकि ये रात और जागना के बीच में संबंध को बता रहा है ना, दो चीज़ों के बीच में संबंध को बता रहा है ना। किसके बीच में? रात और जागना के बीच में बच्चों संबंध को बता रहा है। तो किसमें चला जाएगा? ये आपका संबंध बोधक में, क्योंकि क्रिया विशेषण तो है नहीं है ना। क्रिया विशेषण के चार प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? स्थानवाचक, कालवाचक है ना, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें तो ये है नहीं है ना। समुच्चय बोधक की बात करें तो समुच्चय बोधक देखिए दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, वो इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर निपात की बात करें तो किसी बात पर बल देने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये चीज़ मत करना कि निपात कर दिया है, कुछ बच्चों ने निपात कर दिया होगा। देखो निपात जहाँ भी होगा किसी चीज़ पर बल देने के लिए है ना। अगर निपात वाक्य में हो तो भी वो वाक्य पूरा होगा है ना, तब तो वो विशेष अर्थ हो जाएगा उसका है ना। पर अगर उस वाक्य से निपात को निकाल भी दें तो भी वाक्य साधारण अर्थ में पूरा हो जाएगा। पर यहाँ देखिए, अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये क्या है? निपात है, तो इसको ढक दो है ना। अब रात जागना अच्छा नहीं होता, क्या है? ये वाक्य ही नहीं कंप्लीट हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? ये आपका संबंध बोधक है ना, कि अब ये निपात है ना। निपात को अगर आप निकाल भी लेंगे वाक्य से तो भी वो एक साधारण अर्थ में पूरा हो जाएगा। ठीक है, यदि निपात को वाक्य में डाल देंगे तो वो क्या होगा? वो उस चीज़ पर बल देने का काम करेगा और भी प्रभावशाली बन जाएगा है ना। ठीक है, बात को प्रभावशाली बनाने के लिए ही निपात का प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ निपात नहीं है, ये संबंध को बताने का काम कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मुनीश शब्द में कौन सी संधि है? तो मुनीश शब्द में कौन सी संधि है बच्चों? गुण, दीर्घ, वृद्धि या व्यंजन। तो मुनीश की बात करें तो इसको पहले तो मुनि धन ईश है ना, इसको तोड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मुनि की बात करें तो ये क्या है आपका? ये क्या है बच्चों आपका? ये आपका छोटी ई प्लस यहाँ क्या है? ये बड़ी ई है ना। तो जब भी छोटी ई प्लस बड़ी ई का मिलान होगा तो हमेशा बड़ी ई बनेगी है ना, बड़ी ई। जब भी विकार आपका बड़ी ई, बड़ा आ या बड़ा ऊ होता है तो वो हमेशा कौन सी संधि होती है बच्चों? दीर्घ संधि होती है। किसी भी शब्द के बीच में है ना बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ से संबंधित विकार हो तो वो आपका किस में चला जाएगा? वो दीर्घ में। पर यहाँ ध्यान रखना, व्यंजनों के जब तक आपको रूल्स पता ना हो तब तक ऐसे ही तुक्के मत मारना है ना। और यहाँ ऐसे संधि विच्छेद करके तो आप इजीली उसको बना ही लेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी संधि विच्छेद करके ही बनाया इसको है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा यण संधि वाला शब्द नहीं है? तो यहाँ बच्चों यण संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है? स्वागत, इत्यादि, अभ्यागत या नयन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये आपका नयन हो जाएगा है ना। नयन आपका ये यण संधि वाला शब्द नहीं है ना। क्यों? क्योंकि नयन की बात करें तो अयादि संधि है ना। अगर इसको आपको यण संधि को पहचानना हो तो बच्चों कैसे पहचानेंगे? यण संधि को पहचानना हो तो देखिए आधा वर्ण के बाद है ना, जैसे ये आधा वर्ण है उसके बाद य और व दिया गया हो तो हमेशा 99% आपका यण संधि के अंतर्गत आएगा है ना। जैसे स्वागत है, आधा स है,
उसके बाद क्या है, वह है ना, यहाँ आधा त है, उसके बाद क्या है, य है ना, कि इसको पहचानने का आधा वर्ण के बाद है ना, आधा वर्ण के बाद क्या हो बच्चों, य और व हो, तो वो किस में चला जाएगा, वो आपका यण संधि में चला जाएगा, है ना। यदि नयन की बात करें तो नयन क्या है, ये आपका अयादि संधि है ना, अय आय अव आव जैसे शब्द आपको दिए गए होंगे, है ना, जैसे य है ना, शब्द के बीच में य या फिर व होंगे, है ना, सबके अपने अपने रूल हैं, ठीक है। तो ये आपका नयन देखें तो आपका किस में चला जाएगा, ये अयादि संधि में, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है बच्चों, आत्मजा, कौन सा शब्द है, आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या। तो यदि भिन्न अर्थ वाला शब्द देखे तो क्या हो जाएगा, आपका भार्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पत्नी है ना, इसका मतलब होता है पत्नी। आत्मजा, जा मतलब बेटी है ना, नंदिनी और कन्या ये तीनों आपकी क्या हैं, ये आपके बेटी के पर्यायवाची हैं। यदि भार्या की बात करें तो भार्या पत्नी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है आजीवन शब्द में कौन सा समास है। यदि आजीवन शब्द में समास की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, वो अव्ययी भाव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जहाँ भी जिस भी शब्द की शुरुआत यदि प्रत्यय से हो रही हो, है ना, प्रत्यय से हो रही हो, बड़ा आ, है ना, बड़ा आ, यथा, प्रति जैसे शब्दों से हो रही हो, तो ये क्या है, ये प्रत्यय है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अव्यय भाव हो जाएगा। तत्पुरुष क्या होता है, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी आपके कारक विभक्तियाँ दी गई होंगी, है ना, जब भी आप इसको तोड़ेंगे, है ना, इसको विग्रह करेंगे इसका, है ना, वाक्य का विग्रह करेंगे, तो क्या है, वो फिर आपको बीच में जैसे रसोई घर है ना, रसोई के लिए घर है ना, तो क्या है, के लिए क्या है, तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष समास हो, क्योंकि वहाँ कारक चिन्ह आ रहे हैं ना। कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय में होता है कि एक किसी कर्मधारय क्या होता है बच्चों, कर्मधारय को पहचानने की एक सबसे अच्छी ट्रिक, इसको यदि बच्चों आपको पहचानना हो तो बहुत आसान तरीका है कि देखिए, जब भी आप ये माफ़ कीजिएगा, कर्मधारय को पहचानना हो, है ना, तो इसमें पहला पद जो होगा आपका वो विशेषण होगा, है ना। पहला पद क्या होगा, वो विशेषण होकर उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे नील कमल है ना, नील कमल, तो यहाँ क्या है, जब इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल है ना, तो नील क्या है, नील विशेषता है किसकी, कमल की वो क्या है, नीला है। तो यहाँ नीला क्या है, विशेषण है ना, नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, ये आपका विशेष्य है ना, क्या है, विशेष्य है। वैसे ही काली मिर्च है ना, काली मिर्च क्या है, काली मिर्च है ना, काली मिर्च है ना, मिर्च, तो मिर्च की विशेषता है, तो मिर्च क्या है आपकी, आपका विशेष्य है, और विशेषण क्या है कि मिर्च कैसी है, काली है ना। तो यहाँ कर्मधारय में पहला पद क्या होगा, आपका विशेषण होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा विशेष्य होगा, समझ के, या फिर उपमान और उपमेय होंगे, है ना, ठीक है। इन दोनों में से ही आपको पहचानना है। जब आपको मैं सेपरेट करके ये टॉपिक लेके आऊँगा तो मैं आपको ईजिली सारी चीज़ें समझा दूंगा। यदि बहुव्रीहि की बात करें तो बहुव्रीहि क्या होता है, ये जब भी आप दो शब्द दिए गए होंगे, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या कोई और ही अर्थ दे रहा होगा, है ना, ठीक है। बाकी आपको जब सेपरेट करके वीडियो आएगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे तो आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा सारी चीज़ें, है ना, खुद भी पढ़ रहे होंगे। तो बोलता है शैलजा शब्द में समास है। तो शैलजा शब्द में समास है कौन सा बच्चों, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। शैलजा शब्द में कौन सा समास है आपका, बहुव्रीहि है ना, शैल प्लस जा से मिलकर बना है ना, शैल प्लस जा से मिलकर। यदि पूर्व पद की बात करें तो शैल क्या है, शैल ये नाम है, ठीक है, और जा क्या होता है, जा होता है पुत्री। तो शैल जो पार्वती है ना, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो शैल जा, शैल आपके पार्वती के पिता थे, है ना, तो शैल जा है ना, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कोई और ही अर्थ दे रहा है कि पार्वती के पिता, है ना, शैल जा, ठीक है। तो किस में आ जाएगा आपका, बहुव्रीहि में आ जाएगा, समझ के। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है बालक छत पर, एक सेकेंड, ये कुछ, बालक छत पर आम खा रहा है ना, आम खा रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो बालक छत पर आम खा रहा है बच्चों, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, आम है ना, कौन सा कारक है, तो ये आपका कर्म कारक है ना। बोलता है क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या होता है, आपका कर्म होता है ना, कर्म के ऊपर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो बालक है ना, कर्ता है ना, कर्ता किसे खा रहा है, कर्म को खा रहा है ना, कर्म को खा रहा है, ठीक है। खाने की क्रिया हो रही है तो आम को खा रहा है, तो आम किस में आ जाएगा आपका, कर्म
कर्म कारक में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मोहन अपने कर्मों से गरीब है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये जो आपका रेखांकित पद है कर्मों से ना, तो किसमें आपका रेखांकित जो शब्द है वो कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा करण कारक, है ना, करण कारक। क्योंकि करण किसके द्वारा गरीब है वो, है ना, गरीब किसके द्वारा है? मोहन, अपने कर्मों के द्वारा। यहाँ अपादान मत कर देना, क्योंकि दूरी का भाव नहीं है ये, है ना, दूरी के भाव को नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये कारण को दिखा रहा है कि कारण क्या है मोहन के गरीब होने का? तो अपने कर्मों से गरीब है, तो क्या हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा, ना कि अपादान। अपादान होता है दूर होने की, दूर होने का भाव, है ना, किसी चीज़ के दूर होने का भाव। बाकी आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। बाकी सीताराम, ध्यान रखिए।